हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 8 जिसका टाइटल है फायर हैम्न, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 8 जिसका टाइटल है फायर हैम्न, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि फायर हैम्न हैज बीन रिटन बाय डैश, यानी कि यह जो पोयम है फायर हैम्न वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि फायर हैम्न हैज बीन रिटन बाय केकी एंड दारूवाला। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी केकी एंड दारूवाला होगा। यानी कि यह जो पोयम है फायर हैम्न वह केकी एंड दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि केकी एंड दारूवाला वाज बॉर्न इन डैश, यानी इस पोएम का जो पोएट है केकी एंड दारूवाला उनका जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि केकी एंड दारूवाला वाज बॉर्न इन 1937। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1937 होगा। यानी इस पोएम के जो पोएट है केकी एन दारूवाला उनका जो जन्म हुआ था वह 1937 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि केकी एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन डैश, यानी इस पोएम के जो पोएट है केकी एन दारूवाला उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड कब प्राप्त किया था। तो हम आपको बता दें कि केकी एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 1984 होगा। यानी इस पोएम का जो पोएट है केके एन दारूवाला उन्होंने 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि हु हैज अवार्डेड विथ कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केके एन दारूवाला, ऑप्शन बी डब्ल्यू एच ऑडेन, ऑप्शन सी कमला दास एंड ऑप्शन डी वॉल्ट विटमैन। तो उनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसे पोएट हैं जिन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो हम आपको बता दें कि केके एन दारूवाला हैज अवार्डेड विथ कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि केके एन दारूवाला होगा। यानी कि इस पोएम के जो पोएट है केके एन दारूवाला उन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से अवार्डेड किया गया था, यानी कि पुरस्कृत किया गया था, यानी कि नवाजा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि केके एन दारूवाला वेल नॉन राइटर ऑफ डैश, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है केके एन दारूवाला वह खास तौर पर किस प्रकार के लेखक माने जाते हैं या कैसे लेखक माने जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि केके एन दारूवाला वेल नॉन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर होगा। यानी कि इस पोएम के जो पोएट है केके दारूवाला वह खास तौर पर एक लघु कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है कि केके एन दारूवाला इज एन डैश पोएट, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है केके एन दारूवाला वह कैसे कवि हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर हम ऑप्शन के आधार पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इंडो एंग्लियन होगा। यानी कि इस पोएम के जो पोएट है केके एन दारूवाला वह एक इंडो एंग्लियन पोएट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर हैम्न स्टैंड्स फॉर, यानी कि इस पोएम फायर हैम्न में एक टर्म आया है जहां एक वर्ड जोरोस्ट्रियन का यूज किया गया है। तो उसका मतलब क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर हैम्न स्टैंड्स फॉर पारसी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि पारसी होगा। यानी कि इस पोयम में एक टर्म आया है जहां एक वर्ड जोरोस्ट्रियन का यूज किया गया है, तो उसका मतलब पारसी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि केकी एन दारूवाला वाज अ डैश बाय रिलीजन, यानी कि अगर हम इस पोएम के
पोएट के एन दारूवाला के धर्म के विषय में बात करें तो वो किस धर्म से ताल्लुक रखते थे या संबंधित थे। तो हम आपको बता दें कि के एन दारूवाला वाज अ जोरोस्ट्रियन बाय रिलीजन, यानी कि इस पोएम के जो पोएट हैं के एन दारूवाला वह जोरोस्ट्रियन धर्म से ताल्लुक रखते थे, जिसे अब पारसी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि बौद्ध होगा। बौद्ध से हमारा मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि केकी दारूवाला वाज अ जोरोस्ट्रियन या पारसी बाय रिलीजन, यानी कि केकी दारूवाला जो इस पोएम के पोएट हैं वह धर्म के हिसाब से एक जोरोस्ट्रियन, जिसे हम पारसी भी कहते थे या कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि केकी एंड दारूवालाज पोएट्री इज अ टोटली डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है केकी एंड दारूवाला, उनकी जो पोएट्री है, उनकी जो कविता संग्रह है वह पूरी तरह से कैसी है। तो हम आपको बता दें कि केकी एंड दारूवालाज पोएट्री इज अ टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इम्प्रेशनिस्टिक होगा। यानी कि इस पोएम के जो पोएट है के एन दारूवाला, उनकी जो पोएट्री है, उनकी जो कविता संग्रह है वह पूरी तरह से प्रभावशाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि के एन दारूवाला हैड बीन इन डैश, यानी इस पोएम के जो पोएट है के एन दारूवाला वह किस रूप में सेवा दे चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि के दारूवाला हैड बीन इन पुलिस सर्विस। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि पुलिस सर्विस होगा। यानी इस पोएम का जो पोएट है के दारूवाला वह पुलिस के रूप में सेवा दे चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि डैश इज अनअवॉइडेबल इन दारूवालाज पोएट्री, यानी कि कौन ऐसा टॉपिक है जिसे इस पोएम के पोएट के एन दारूवाला की पोएट्री यानी कविता संग्रह से उस टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। तो अब आपको बता दें कि वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन दारूवालाज पोएट्री। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि वायलेंस होगा, जिसे हम हिंदी में उग्रता या हिंसा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि वायलेंस यानी हिंसा एक ऐसा टॉपिक है जिसे इस पोएम के पोएट के एन दारूवाला की पोएट्री यानी कविता संग्रह से उस टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि अंडर ओरियन विच हैज पब्लिश्ड इन 1970 हैज बीन रिटन बाय डैश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में एक टाइटल दिया गया है, टाइटल है अंडर ओरियन, जो कि 1970 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो अब आपको बता दें कि अंडर ओरियन विच हैज पब्लिश्ड इन 1970 हैज बीन रिटन बाय केकी एन दारूवाला। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि केकी एन दारूवाला होगा। यानी कि यह जो टाइटल है अंडर ओरियन, जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, वह केकी एन दारूवाला के द्वारा ही लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि ऑपरेशन इन अप्रैल विच हैज पब्लिश्ड इन 1971 हैज बीन रिटन बाय डैश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक टाइटल दिया गया, टाइटल है ऑपरेशन इन अप्रैल, जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था, वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि ऑपरेशन इन अप्रैल विच हैज पब्लिश्ड इन 1971 हैज बीन आल्सो रिटन बाय केकी एन दारूवाला। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि केकी एन दारूवाला ही होगा। यानी कि यह जो टाइटल है ऑपरेशन इन अप्रैल, जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, वह भी केकी एन दारूवाला के द्वारा ही लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स विच हैज पब्लिश्ड इन 1976 हैज बीन रिटन बाय डैश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक टाइटल दिया गया, टाइटल है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, जो कि 1976 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ था, वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स विच हैज पब्लिश्ड इन 1976 हैज बीन आल्सो रिटन बाय केकी एन दारूवाला। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी केकी एन दारूवाला ही होगा।
क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो कि 1976 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, वह भी इस पोएम के पोएट के.एन. दारूवाला के द्वारा ही लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि इन फायर हेवन के.एन. दारूवाला डील्स विथ डैश घाट, यानी इस पोएम फायर हेवन में इस पोएम का जो पोएट है के.एन. दारूवाला, वह किस घाट का वर्णन करते हैं। तो हम आपको बता दें कि इन फायर हेवन के.एन. दारूवाला डील्स विथ बर्निंग घाट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि बर्निंग घाट होगा। यानी इस पोएम का जो पोएट है के.एन. दारूवाला, वह इस पोएम फायर हेवन में बर्निंग घाट यानी श्मशान घाट का वर्णन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि द पोएट सीज द रेड हॉट डैश, यानी इस पोएम का जो पोएट है के.एन. दारूवाला, वह एक ऐसी कौन सी चीज को देखते हैं जो कि लाल और गर्म है। तो हम आपको बता दें कि द पोएट सीज द रेड हॉट एम्बर्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि एम्बर्स होगा। यानी इस पोएम का जो पोएट है के.एन. दारूवाला, वह एक एम्बर्स को देखते हैं जो कि लाल और गर्म है। एम्बर्स से हमारा मतलब धधक या चिंगारी से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी एम्बर्स होगा, जिसे हम हिंदी में चिंगारी या धधक के रूप में जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रिमेशन घाट, यानी कि वह कौन थे जो इस पोएम के पोएट के.एन. दारूवाला के साथ क्रिमेशन घाट यानी श्मशान घाट की ओर से गुजर रहे थे। तो अब आपको बता दें कि इट वॉज द फादर ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रिमेशन घाट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि फादर होगा। यानी कि वह इस पोएम के पोएट के.एन. दारूवाला के पिता थे जो उनके साथ क्रिमेशन घाट यानी श्मशान घाट की ओर से गुजर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में एक लाइन दिया गया है। लाइन कह रहा है वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, और कह रहा है कि यह लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस इज अ लाइन टेकन फ्रॉम फायर हेवन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि फायर हेवन होगा। यानी कि यह जो लाइन है वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, यह एक लाइन है जो कि फायर हेवन नामक पोएम से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि द टर्म डिबेचरी इन फायर हेवन स्टैंड्स फॉर, यानी कि इस पोएम फायर हेवन में एक टर्म आया है जहां एक वर्ड डिबेचरी का यूज किया गया है। तो उसका मतलब क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि द टर्म डिबेचरी इन फायर हेवन स्टैंड्स फॉर इमोरल बिहेवियर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि इमोरल बिहेवियर होगा। यानी कि इस पोयम जो कि फायर हेवन है उसमें एक टर्म आया है जहां एक वर्ड डिबेचरी का यूज किया गया है, उसका मतलब इमोरल बिहेवियर होता है यानी कि अनैतिक व्यवहार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि द क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डैश आर समव्हाट डिफरेंट, यानी कि किस विशेष धर्म में जो मृतक शरीर का जो अंतिम संस्कार होता है वह कुछ भिन्न तरीके से होता है। तो हम आपको बता दें कि द क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन पारसी या जोरोस्ट्रियन आर समव्हाट डिफरेंट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी पारसी होगा, जिसे हम जोरोस्ट्रियन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी पारसी या जोरोस्ट्रियन होगा। द क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन पारसी या जोरोस्ट्रियन आर समव्हाट डिफरेंट, यानी कि पारसी और जोरोस्ट्रियन जो कि एक विशेष धर्म है, उस धर्म से ताल्लुक रखने वालों का जो निधन होता है तो उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो कुछ भिन्न तरीके से किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 में भी एक लाइन दिया गया। लाइन कह रहा है आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और कह रहा है यह कहाँ से लिया गया है। तो अभी हम फायर हेवन से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस लेसन और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी लाइन आएंगे वह फायरहैम से लिए गए होंगे। और अगर पूछे कि यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, तो हम यह जानते हैं कि फायरहैम जो है वह केके दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि फायरहैम से रिलेटेड हर एक लाइन केके दारूवाला के द्वारा ही लिखा गया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यह जो लाइन है, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, वो कहाँ से लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि फायरहैम होगा, यानी कि यह जो लाइन है वो फायरहैम से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि consigning his newborn son to flame took place dash years ago, यानी इस पोएम के जो पोएट है केके अंदारूवाला, वह एक घटना को याद करते हैं कि जब उनका जो पहला संतान होता है जो कि उनका पुत्र होता है, तो उनकी मृत्यु के बाद जो है उसे अग्नि में सुपुर्द कर देते हैं। तो ये घटना कितने वर्ष पहले की है। तो हम आपको बता दें कि कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम टू प्लेस 20 ईयर्स एगो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि 20 होगा। यानी कि इस पोएम का जो पोएट है केके अंदारूवाला, वह 20 वर्ष पूर्व अपने पहली संतान जो उनका बेटा रहता है उसकी मृत्यु के बाद उसे अग्नि में सुपुर्द कर देते हैं, जो कि धर्म के विरुद्ध है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी 20 होगा, यानी कि यह जो घटना घटित होती है वो 20 वर्ष पहले हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि एज आई consigned माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम इज रिटन बाय। जैसा कि हमने बताया कि अभी हम फायर से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी लाइन आता है और कहता है कि यह लाइन कहाँ से लिया गया, तो हमारा जवाब होगा कि यह लाइन फायरहैम से लिया गया है। और अगर कहता है कि यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया, तो हमारा जवाब होगा कि यह लाइन केके अंदारूवाला के द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एज आई कंसाइन्ड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम इज रिटन बाय, यानी कि यह जो लाइन है एज आई कंसाइन्ड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें और आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि केके अंदारूवाला होगा, यानी कि यह जो लाइन है वह केके अंदारूवाला के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायरहैम वाज डैश अवे, यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जोरोस्ट्रियन और पारसी एक विशेष धर्म है जिसमें जो अंतिम संस्कार होता है वो कुछ भिन्न तरीके से होता है। जैसा कि अगर हम हिंदू संस्कृति की बात करें तो इस धर्म में अंतिम संस्कार जो होता है वह दाह संस्कार यानी कि अग्नि में इस शव को सुपुर्द किया जाता है। लेकिन ये जो जोरोस्ट्रियन है या पारसी जिसे हम कहते हैं उसका जो दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार होता है वह टावर ऑफ साइलेंस पर होता है। तो इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि इस पोएम फायरहैम के अनुसार जो सबसे नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस था वह कितनी दूरी पे था। तो हम आपको बता दें कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायरहैम वाज 1000 मील्स अवे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1000 मील्स होगा, यानी कि सबसे नजदीकी जो टावर ऑफ साइलेंस था वह इस पोएम फायरहैम के अनुसार 1000 मील की दूरी पर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रहा है कि द डायस इज फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड, यानी कि वह कौन ऐसा तत्व या चीज है जो कि भूल जाता है कि वह मर चुका है, जिसके कारण वह मृतक शरीर का जो शरीर मर चुका है उसको अधजला छोड़ देता है। तो अब आपको बता दें कि द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि फायर होगा, यानी कि अग्नि जो है वह भूल जाता है कि वह मर चुका है, जिस कारण उस मृतक शरीर को अधजला ही छोड़ देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कह रहा है कि डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि वह कौन है जो शपथ लेते हैं कि अगली बार से वह अग्नि के विस्मृति की पाप से बचने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको बता दें कि केकी अंदारू वाला स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी केकी अंदारू वाला होगा। यानी कि इस पोएम के जो पोएट है केकी अंदारू वाला, वह शपथ लेते हैं कि अगली बार से वह अग्नि की विस्मृति के पाप से बचने की कोशिश करेंगे, बचेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि केकी एंड दारूवाला कंसाइग्न्ड हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है केकी एंड दारूवाला, वो अपनी पहली संतान को अग्नि में सुपुर्द कर देते हैं। तो वह पहली संतान कौन रहता है, बेटा रहता है या बेटी? तो हम आपको बता दें कि केकी एंड दारूवाला कंसाइग्न्ड हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि सन होगा। यानी इस पोएम का जो पोएट है केकी एंड दारूवाला, वह इस पोएम को लिखने से 20 वर्ष पूर्व अपने धर्म के विरुद्ध अपनी पहली संतान जो उनका बेटा रहता है उसे अग्नि को सुपुर्द कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि द स्पीकर इन द पोएम फायरहैम्न स्वेयर्स डैश, यानी कि इस पोएम के जो स्पीकर है, इस पोएम के जो वक्ता है केकी अंदारू वाला, वो कितनी बार शपथ लेते हैं? तो हम आपको बता दें कि द स्पीकर इन द पोएम फायरहैम स्वेयर्स ट्वाइस। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि ट्वाइस होगा। ट्वाइस जिसे हम दो के रूप में समझते हैं, यानी कि इस पोएम का जो वक्ता, इस पोएम का जो पोएट है केके अंदारू वाला, वह इस पोएम में 2 बार शपथ लेता है कि अगली बार से वह अग्नि की विस्मृति के पाप से बचेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 12 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 8 जिसका टाइटल था फायरहैम्न, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 9 जिसका टाइटल है स्नैक, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि अगर यह वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से यूजफुल हो और पसंद आई हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक, अगर इस वीडियो के अंतर्गत आपने कोई त्रुटि पाई हो तो कृपया कर कमेंट में बताएं ताकि हम इस त्रुटि को सुधार कर सके, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।